प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल, मतलब प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने में हमें ये वाला थ्योरम यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरम क्या कहता है इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, कोई प्राइम नंबर मतलब जो वन और खुद से डिविजिबल होता है, जैसे कि थ्री, ठीक है ना, और एक कोई इंटीजर ले लेते हैं दूसरा, ठीक है ना, उस इंटीजर में मान लेते हैं कि मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब 15 का अगर आप स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 225। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये 225 थ्री से डिविजिबल होगा? तो ये होगा, चेक कर सकते हैं आप। डिजिट का सम अगर निकालेंगे यहाँ, 224 और 5 9, तो 9 जो है वो थ्री का टेबल वाला नंबर आ गया, मतलब ये 225 थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 225, लिख सकते हैं ना। और फिर हम क्या ये भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, क्योंकि 225 बोले या 15 स्क्वायर बोले, बात तो सेम है। अच्छा, लेकिन अब समझने की बात है कि क्या हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 15, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि थ्री अगर 15 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 15 को भी डिवाइड करो, कह सकते हैं। यहाँ देखिए, थ्री 15 को डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स में, ठीक है ना। तो इसलिए ये थ्योरम इस तरह से कहा गया है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर हो और ए कोई इंटीजर हो, और फिर पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, जो कि इस सिचुएशन में आपको लिख रहा है। अब हमने ये तो कह दिया कि रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करने के लिए ये वाला थ्योरम यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें जो मेथड यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इस रूट फाइव को तो रेशनल एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग दैट रूट फाइव इज रेशनल, ठीक है ना। रूट फाइव को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे पी क्यू क्या होता है बच्चा, तो पी क्यू होता है इंटीजर, ठीक है ना। और वहां पर एक और चीज होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब एक और चीज होता है जो आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा, क्या, कि जैसे 3/5 मान लो कोई रेशनल नंबर, तो थ्री का फैक्टर देखिए क्या क्या है, 1 और 3। फाइव का फैक्टर क्या क्या है, 1 और 5, ठीक है ना। तो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल 1, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर को जनरली ऐसे ही लिखा जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है ना। इस तरह से नहीं लिखा जाता, किस तरह से, जैसे देखो ऐसे, 9/15 अगर कोई रेशनल नंबर है तो यहाँ 9 का फैक्टर 1 3 और 9 होता है। अब 15 का फैक्टर 1 3 5 और 15 होता है। तो इसमें आप देखिए कॉमन फैक्टर में 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम 9/15 को ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मतलब काट देंगे ऐसे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 आ जाएगा ना। तो इस तरह से लिखेंगे कि पी और क्यू में कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो। इसका मतलब है कि यहाँ भी पी और क्यू में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अच्छा, और एक चीज और, कि जब भी किसी दो नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 और 5 क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब पी क्यू में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि पी एंड क्यू आर क्या, को प्राइम्स, ठीक है ना। को प्राइम्स मतलब आप समझ गए कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो को प्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रूट फाइव को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, √5 क्यू, एंड नेक्स्ट पी इंटू 1, इट विल बी पी, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, इस अगले स्टेप में हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से करेंगे, √5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, √5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1, ये हमें बाद में काम आएगा। अब यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि 5 डिवाइड्स 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर जो 5 क्यू स्क्वायर है, क्या वो 5 से डिवाइड हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, देखो कट रहा है 5 5, क्यू स्क्वायर बचेगा डिवाइड होके। तो 5 क्यू स्क्वायर जो है 5 से तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है ना। अच्छा, और फिर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो ये 5 क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर के इक्वल, पी स्क्वायर के इक्वल। तो कहने का मतलब है कि ये 5 जो है ये क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, सॉरी पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि पी स्क्वायर जो है ये 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, तो 5 क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो थ्योरम हमारा है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, a कोई इंटीजर है, और फिर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो a को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। तो यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्या, 5 डिवाइड्स p। ठीक है ना। अब देखिए, 5 p को डिवाइड करेगा। अब एक बात बताओ कि अगर p को ये 5 डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, तो कोशेंट में कुछ तो आएगा, यहाँ पर x मान लेते हैं, कोशेंट में कुछ आएगा। और पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। और फिर अगर इस तरह से होता है तो क्या हम इस p को लिख सकते हैं कि 5 × x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि 5 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, तो 2 जा में 10 आ जाता है, ये कट जाता है, या 0 आ जाता है। तो इस केस में आप ध्यान से देखें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला 10 आ जाता है। वैसे ही इस 5 को x से करेंगे तो p आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर मान सकते हैं कि p इक्वल टू क्या हो गया, 5x। ठीक है ना। और x यहाँ पर कोई इंटीजर हो जाए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि x इज एन इंटीजर। ठीक है। अब देखिए, तो p को हमने क्या मान लिया है, 5x मान लिया। अब ये जो p का 5x है वैल्यू, इस 5x को p के जगह पे हम पुट कर देंगे कौन से इक्वेशन में, मैं आपको बोला था इक्वेशन 1 बाद में काम आएगा। तो इक्वेशन 1 में जो यहाँ आपको p दिखाई दे रहा है, इस p के जगह पे आप 5x पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वही चीज, क्या, कि पुटिंग x इक्वल टू, सॉरी p इक्वल टू, कितना, 5x इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में पुट करते ही वो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, p के जगह पे 5x पुट करेंगे, यहाँ p के जगह पे 5x, हाँ स्क्वायर लगा है p के ऊपर तो वो स्क्वायर यहाँ पर यूं ही लगा देंगे। और फिर देखिए, अब इसको आगे बढ़ाओ, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और फिर देखिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 5, ये वाला 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और 5 से ये 25 कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ फिर से देखिए
कि ये जो 5x² है ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 5x² जो है ये 5 से डिवाइड होगा क्या, हो जाएगा, x² बचेगा। तो यहां से हम फिर से वही बात कर सकते हैं जैसे हमने पहले इक्वेशन में किया था कि 5 डिवाइड्स क्या, 5x²। यहाँ पर 5x² को 5 आराम से डिवाइड कर देगा। अच्छा, और ये जो 5x² है ये तो क्यू² के इक्वल है। तो मतलब हुआ कि 5x² को अगर 5 डिवाइड करता है तो क्यू² को भी डिवाइड करेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 5 डिवाइड्स क्या, क्यू²। ठीक है ना। अब रीजन में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि 5x² जो है ये क्यू² को इक्वल है, इसलिए अगर 5x² को डिवाइड कर रहा है 5 तो इसको भी डिवाइड करेगा क्योंकि दोनों इक्वल। ठीक। अब देखिए फिर से वही वाला थ्योरम लगाइए जैसे ये थ्योरम क्या था कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, a कोई इंटीजर है और फिर p अगर a² को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, क्यू² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी करेगा। मतलब आई वांट टू से कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि 5 q को डिवाइड कर रहा है और ऊपर कहीं आया था कि 5 p को डिवाइड कर रहा है। मतलब 5 जो है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये दोनों का फैक्टर है। 5 जो है ये दोनों का फैक्टर है, किसका किसका, p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। मतलब 5 कॉमन फैक्टर हो गया p q का। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं फिर कि यहां से क्या समझ में आया हमको कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका किसका, तो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। ठीक है ना, p एंड q। देखिए लेकिन हमारा जो एजम्पशन था उसमें हमने क्या बोला था, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में एजम्पशन में हमने बोला था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। को प्राइम है मतलब पी क्यू में केवल कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। लेकिन यहां पर दिख रहा है कि 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों का। ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखा है ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। ठीक है ना। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन आवर assumption that P and Q are co-prime। मतलब ये हुआ कि हमने बोला था शुरू में कि P और Q क्या है, को-प्राइम है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है P Q में, जबकि यहाँ पर को-प्राइम होना चाहिए था, मतलब केवल 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था। ठीक है ना, को-प्राइम। अब यहाँ पर P और Q जो है को-प्राइम क्यों हुआ, तो को-प्राइम इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज √5 इक्वल टू p/q इज अ क्या, रेशनल। ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब हमारा स्टार्टिंग में जो एजम्पशन था कि √5 रेशनल नंबर है, मतलब ये p/q के इक्वल है जहां p/q क्या है, को प्राइम। ये एजम्पशन ही हमारा रॉन्ग था कि √5 क्या है, रेशनल है। सो आवर एजम्पशन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 is
इरेशनल प्रूफ। तो इस तरह से प्रूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।